Hello guys, you're most welcome to my channel and today we are going to study about integration. It is a chapter of class 12th mathematics. तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हमने लिख रखा है कि डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ये कैसा रिवर्स प्रोसेस है वही अभी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ d/dx ऑफ x टू द पावर 4, तो आप निकालोगे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा 4x³ आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन अराइज ये करूँ कि ये जो डेरिवेटिव आया है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव आया, किस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया कि आपको ये मिला, तो उस फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, उस फंक्शन को निकालने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो वो अप्लाई हमें कैसे करना होता है ये देखो, हो सकता हो आपको अभी समझ नहीं आया पर कोई बात नहीं, जब हम सीख जाएंगे फिर समझ आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमें अप्लाई करने के लिए इंटीग्रेशन की ये साइन लेनी होंगी। ये साइन होता है 4x³ है तो 4x³ एंड ये वेरिएबल, ये जो फंक्शन है x में है इसलिए हमें ये वेरिएबल x लेना होगा, यानी x के रेस्पेक्ट हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये फाइनल आ जाएगा 4 × x का पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा x टू द पावर 4। क्लियर है? तो देखो जो फंक्शन यहाँ था वो फंक्शन आ गया। तो ये जो जिस प्रोसेस से आया है ये फंक्शन, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? अब जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो जो हम पहला अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हेडिंग लगा लेते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को अब थोड़ा समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ इफ़ d/dx ऑफ g(x) इक्वल टू ये आ जाएगा f(x), देन g(x) इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ f(x). ठीक है, ये एक नया वर्ड आया इंटीग्रल। जैसे हम इसको डेरिवेटिव कहते हैं ना, यानी कि x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो गया 4x³। वैसे ही अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको f(x) को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे किसका, g(x) का। लेकिन g(x) को हम क्या बोलेंगे, f(x) का इंटीग्रल बोलेंगे। वही चीज़ हमने लिखा यहाँ पे, देन g(x) इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ f(x). क्लियर है? तो अब फाइनल यहाँ से ये हो गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो एग्जाम्पल अगर ले लूँ मैं यहाँ पे कि d/dx ऑफ x टू द पावर 4, ये वाला ही लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा फाइनल 4x³ आ जाएगा। तो इंटीग्रल कौन सा होगा, बड़े ध्यान से समझो, इंटीग्रल ये होगा। और किस फंक्शन का इंटीग्रल होगा, इस वाले फंक्शन का। यहाँ पे देखो क्या था d/dx, जो d/dx हम कर रहे हैं किसका, g(x) का, तो f(x) आया। तो ये जो g(x) है, g(x) को ही हम क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल कह रहे हैं किसका, इस वाले f(x) का। सिमिलरली यहाँ पे x टू द पावर 4 को ही हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल कहेंगे किसका, 4x³ का। तो इसको ही मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x टू द पावर 4 इज़ द इंटीग्रल ऑफ 4x³। 4x³ का जो इंटीग्रल होगा वो कौन होगा, x टू द पावर 4 होगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझो और हम यहाँ से अब समझना भी शुरू करेंगे और लिखना सीखेंगे कि इंटीग्रल को कैसे लिखते हैं। जैसे ये जो फॉर्म आ गया यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 4x³, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव में, वैसे ही इंटीग्रल के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए देखो क्या होता है, ये इंटीग्रल है ना, सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ 4x³ है तो आप इंटीग्रल की साइन ले लो। इंटीग्रल की साइन हमने ले लिया, अभी भी बताया था यहाँ पे भी, ये इंटीग्रल की साइन होती है। थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिखूँ तो ऐसा कुछ, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 4x³, तो 4x³ है, यहाँ पे आपको लेना होगा 4x³। क्लियर है?
और ये जो फंक्शन है किस वेरिएबल में है, x में है, तो इसको हमें x के रेस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में कर रखा है, x टू द पावर 4 है, तो इसको हमने x के रेस्पेक्ट में क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। वैसे ही यहाँ पे जो 4x³ है इसको हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो ये 4x³ इक्वल टू, तो इसका देखो ये 4x³ इंटू dx का इंटीग्रल ऑफ 4x³ क्या है, ये x टू द पावर 4 है, तो इक्वल टू x टू द पावर 4। क्लियर है। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं d/dx ऑफ x टू द पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा 3x²। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल कौन सा होगा, ये इंटीग्रल होगा किस फंक्शन का, 3x² का। तो इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ से। तो फाइनल ये क्या आ जाएगा, x³ इज़ द इंटीग्रल ऑफ 3x²। क्लियर है। इसको हम ये लिखेंगे कि x³ जो है इंटीग्रल है किसका, 3x² का। अब इसी को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अब आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं बता रहा हूँ। तो इंटीग्रल ऑफ 3x² है, तो इंटीग्रल है तो इंटीग्रल की आप साइन लोगे, किसका निकालना है हमें, 3x² का, तो 3x²। क्लियर है। ये फंक्शन x के रेस्पेक्ट में है तो क्या लेंगे यहाँ हम, dx, तो इक्वल टू इसका इंटीग्रल क्या है, x³, तो ये आ जाएगा x³। क्लियर है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं फटाफट, और वहाँ से एक अभी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, वो देखते हैं इस बार। आप ऐसा मत समझना कि सर हमें समझ में आ गया, अब एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, अब जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें कुछ राज है, वो देखना है हमें। तो चलो तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इस बार, इंटीग्रल x³ + 10, सॉरी इंटीग्रल नहीं, पहले तो वैसे फॉर्म में समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे d/dx ऑफ x³ + 10, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, तो x³ को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये 3x² आ जाएगा। क्लियर है। और प्लस का 10 है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये 0 है ना। एंड इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये 3x², 0 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, ये 3x² ही आएगा। क्लियर है। तो इसी को अब हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि x³ + 10 है ना, इस वाले फॉर्म में जैसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x³ + 10 इज़ द इंटीग्रल ऑफ, इस बार किसका इंटीग्रल हो रहा है, ये x³ + 10 का, सॉरी 3x² का, 3x²। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे तो 3x² का इंटीग्रल क्या हो रहा है, x³ + 10, और यहाँ पे भी 3x² का इंटीग्रल क्या है, सिर्फ x³ है। तो कंट्राडिक्शन हो गया कि एक ही चीज़ का इंटीग्रल जो है वो अलग अलग कैसे आ रहा है ना। यहाँ पे 3x² का इंटीग्रल क्या है, x³ + 10 है, और यहाँ पे भी 3x² का इंटीग्रल क्या है, x³ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अभी जो जैसे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो जो कांस्टेंट होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने पे वो क्या आ जाता है, 0। इस वजह से यहाँ पे हमें सिर्फ 3x² ही मिला, और ये जो कांस्टेंट था ये गायब हो गया। तो अगली बार से जब भी हम किसी चीज़ का इंटीग्रल लिखेंगे तो हमें प्लस का क्या लेना होगा, c लेना होगा, c फॉर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट उसके साथ लगाना होगा। अगर नहीं है तो जैसे इसके साथ ऑलरेडी एक कांस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस फंक्शन में हमें नहीं पता होगा कि कांस्टेंट क्या है तो वहाँ हम c लगा देंगे। जैसे यहीं पे था इस वाले फंक्शन का, देखो 3x² का हमने इंटीग्रल निकाला, और इंटीग्रल निकालने पे क्या गया, ये x³, तो x³ में ही हमें क्या करना होगा, प्लस का c करना होगा। क्लियर है। c क्यों करेंगे, क्योंकि आप वापस देखो x³ + c को, ये जो x³ + c है इसको आप इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x² एंड प्लस c कांस्टेंट है तो 0, फाइनली क्या आ गया, 3x²। तो देखो ये जो आया है वो क्या है, 3x² का ही तो है ना, 3x² का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी फंक्शन में हमें नहीं पता होगा कि वहाँ कांस्टेंट क्या है तो वहाँ आप क्या लगाओगे, c, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, प्लस का c लगा देंगे। क्लियर है। c का चक्कर आपको समझ में आ गया। अब इसी को लिख लेते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 3x² है तो 3x² एंड dx लगाएंगे, इक्वल टू क्या है, ये x³ + 10 है तो 10,
ठीक है, यहाँ पे हम सी क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये क्या है, प्लस का 10 है, इसलिए हमने यहाँ पे सी नहीं लगाया। जहाँ पे आपको पता नहीं होगा वहाँ पे आप क्या लगाओगे, सी लगाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इंटीग्रेशन के, वो समझते हैं कौन कौन से टर्म्स होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर f ऑफ x का हम इंटीग्रल निकालते हैं, बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, इंटीग्रल। अगर हम f ऑफ x का इंटीग्रल निकालते हैं और वो आ गया g ऑफ x, और ये प्लस का c क्यों ले रहे हैं, ये अभी हमने बताया था कि जब भी हम किसी भी चीज़ का इंटीग्रल निकालेंगे और वहाँ हमें कांस्टेंट, एग्जैक्ट कांस्टेंट पता नहीं होगा, तो प्लस का क्या लेंगे, c लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्लस का क्या ले लिया, ये c ले लिया। तो यहाँ पे जो सारे टर्म हैं इसको एक बार समझ लेते हैं कि कौन क्या होता है, किसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल। ये जो साइन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं, और इंटीग्रल का साइन होता है ये। और एफ ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, इंटीग्रांट कहते हैं। क्लियर है। एंड फिर ये जो x है, ये x d के साथ लगा हुआ, मतलब हमें ये बता रहा है कि हमें इस फंक्शन में जो वेरिएबल है वो x है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन g ऑफ x, ये क्या आ गया, हम क्या निकालना चाह रहे थे, f ऑफ x का इंटीग्रल, तो वो g ऑफ x है, वही चीज़ लिखा हुआ कि g ऑफ x को क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। एंड फिर c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बताया कि हमें एक कांस्टेंट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अभी भी हमने बता दिया है। अब आगे हम देखेंगे, एक टर्म मैंने लिख रखा है कि इंटीग्रेट मीन्स डैट। अगर क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेट, तो उसका मतलब क्या क्या हो सकता है, इंटीग्रल निकालना, डैट फाइंड द इंटीग्रल निकालना, या फिर प्रीमिटिव भी हम कहते हैं इंटीग्रल को ही, या फिर एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अगर इंटीग्रेट कह रहा है मतलब ये तीनों मतलब है, या फिर इनमें से कोई भी कह दिया एंटी डेरिवेटिव निकालो मतलब इंटीग्रल ही पूछ रहा है, प्रीमिटिव कह रहा है मतलब इंटीग्रल भी कह रहा है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस और उसके इंटीग्रल। तो उसमें सबसे पहले अभी हम देखेंगे, पहला नंबर जो है वो होगा इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, x टू द पावर n एंड dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल जो होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 एंड अपॉन n प्लस 1 एंड प्लस का c। ठीक है, ये c, जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालोगे तो आपको प्लस का c लेना होगा, और ज़रूरी नहीं है कि c ही लेना है, आप k भी ले सकते, कोई एक कांस्टेंट लेना होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, अगर मैं यहीं पे कहूँ कि इंटीग्रल आपको निकालना है किसका, 4x क्यूब का, जो हमारा सबसे पहला फंक्शन था, जो मैंने बताया भी था कि शायद आपको समझ नहीं आया। अब देखो ये कैसे समझ में आएगा। तो ये जो 4 होता है ना, इस 4 को हम बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट से बाहर, यानी 4 बाहर आ जाएगा। अब अंदर में यहाँ पे क्या रह जाएगा, x का पावर 3। यहाँ पे देखो x का पावर क्या है, n, और यहाँ x का पावर 3, तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स का पावर अब क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 है, ऊपर n था तो उसमें हमें प्लस का 1 करना पड़ा, यहाँ पे 3 है तो प्लस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 यानी 4, एंड अपॉन नीचे में भी क्या है, n प्लस 1, तो नीचे में भी क्या आ जाएगा, ये n प्लस यानी 4 है तो 4। अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनल क्या आ जाएगा, x का पावर 4। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा कि x टू द पावर 4 क्यों आया था वहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे और ले लेते हैं, ये पहला था, दूसरा इंटीग्रल एंड x टू द पावर माइनस का 3 dx। क्लियर है, तो फाइनल देखो x का पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, x एंड माइनस का 3 प्लस का 1 एंड अपॉन में फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1, क्योंकि और प्लस का कांस्टेंट, क्योंकि जो भी पावर होगा उसमें आपको प्लस का 1 करना होगा जो आइडेंटिटी में है। तो फाइनली ये क्या मिल जाएगा हमें, x टू द पावर -3, तो माइनस का 2 अपॉन -2। ठीक है, दूसरा लेते हैं, अब इसको ध्यान से समझना, इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा ये। ठीक है, तो ये होगा x, क्यों x होगा, आप इसको ध्यान से समझो। ठीक है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूँ तो एक्सप्लेनेशन के लिए ये देखो, इंटीग्रल एंड ये जो dx है, क्या हम इसको 1 इंटू dx लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब इसी 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x का पावर 0,
क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा। तो x का पावर 0 एंड ये dx है तो dx। अब देखो ये इस वाले आइडेंटिटी पे चला गया कि x का पावर n होता है तो क्या करते हैं, x का पावर n+1 अपॉन n+1 कर देते हैं। वही चीज़ हम अब यहाँ करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, x है 0 है तो 0 + 1 एंड अपॉन 0 + 1, तो क्या आ जाएगा, x का पावर 0 + 1 यानी कि 1/1, फाइनल क्या आ गया x, ये आ जाएगा x। ठीक है, एंड प्लस का c लगा लो। अब क्लियर है। दूसरा ऐसे ही तीसरा ले लेते हैं, नहीं इसमें आप एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, पहले की एग्जांपल ले लेते हैं इसमें ही भी। तो जैसे ये देखो इंटीग्रल d, अब मैं यहाँ पे अगर कह दूँ sin x, तब क्या होगा इसका, तो देखो इसके भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे dx था, x आ गया, यहाँ पे d sin x है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, sin x ही आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखो, आप इसको ऐसे बना सकते हो, sin x का पावर 0 और उसके बाद d साइन है, d जो लगा हुआ यानी इसके साइन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। जो यहाँ पे dx लगा हुआ था तो इस 1 का हमें निकालना था किसके, x के रिस्पेक्ट में। वैसे ही यहाँ x का पावर 0 है यानी कि यहाँ d के साथ में साइन x लगा हुआ है, तो इस फंक्शन का हमें साइन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो फाइनल देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, उसका पावर क्या है, 0 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन एंड x है तो इसका पावर 0 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 0 + 1। क्लियर है, प्लस का c। अब जैसे प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन x + c। ठीक है, कुछ और फंक्शंस हैं तो वो भी देख लेते हैं फटाफट। अब तो अब देखते हैं इंटीग्रल ऑफ a⁴x dx। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, a⁴x अपॉन log a एंड प्लस का c। ठीक है, अब फाइनल यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल, जैसे एग्जांपल से भी देख लेते हैं इसका, इसमें भी एग्जांपल 1 ले लेते हैं। मान लो इंटीग्रल ऑफ 4 का पावर y dy। देखो इस बार हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, यहाँ y है तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, y। तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ a⁴x था तो a⁴x ही आ जाएगा, यानी कि 4 का पावर y है तो 4 का पावर y ही आ जाएगा, अपॉन नीचे में क्या है, log a। तो देखो यहाँ a था तो उसके साथ log a लग गया, तो यहाँ पे भी log क्या लग जाएगा, 4 है तो 4 प्लस का c आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट जो भी हो, ये नंबरिंग में छोड़ रहा हूँ, नंबरिंग नहीं लिख रहा। 1 2 3 था ये, 4, चलो ये 5 लिख ही दिया हमने। तो अब यहाँ पे फाइनल ले लेंगे हम e⁴x dx। तो e⁴x dx होता है तो इसका क्या आ जाता है, e⁴x ही आ जाता है एंड प्लस का c। ठीक है, जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे ही लेंगे, इंटीग्रल ऑफ e⁴ sin t एंड यहाँ पे ले लेते हैं d sin t। ठीक है, तो फाइनल यहाँ से ये क्या आ जाएगा, e⁴ sin t इंटू d sin t। तो देखो अब बड़े ध्यान से समझो, यहाँ e⁴x था और जो यहाँ था वही कहाँ था, इसके d उसके रेस्पेक्ट में था, d के पास में था। यहाँ e का पावर क्या है, sin t, और वही चीज़ कहाँ है, d के पास में है यहाँ। तो सिंपल सा क्या e⁴x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, e⁴ sin t हो जाएगा एंड प्लस का c। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये 4th 5th हो गया एंड 6th में इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। तो इसका क्या होता है, इसका होता है log mod x एंड प्लस का c। ठीक है, मॉड आपको लगाना है, जो हम अब तक ये करते हुए आ रहे थे इसको स्किप कर रहे थे, स्किप नहीं करना है, हमें लगाना होगा। ठीक है, और कुछ और फंक्शंस हैं वो भी देखते हैं अभी। तो अब बाकी के ये जो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके भी हमने इंटीग्रल लिख दिया है। ठीक है, ये आपको याद कैसे होगा, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इंटीग्रल निकालोगे, ये प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। वैसे एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको याद है, डेरिवेटिव याद है, उसका इंटीग्रल भी आपको याद हो जाएगा। जैसे यहीं पे देखो sec² x का यानी कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, sec²x। तो sec²x का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे sec x इंटू tan x,
यानी कि सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता था, डिफ्रेंशिएशन हम निकालते थे, तो वो क्या आता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर है? तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। और इस वाले में जो होता है ना, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो यहीं तक हम छोड़ देते हैं और कई बार हमें आगे प्रोसीड करके ये भी लाना होता है। ठीक है, यहाँ पे जब दोनों की आइडेंटिटी लगा लोगे ना आप, और इस वाले में, और फिर हाफ एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो फिर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके बाद। तो अब हम देखेंगे पहली प्रॉपर्टीज इसकी। तो प्रॉपर्टीज में हमने लिख रखा है कि कोई फंक्शंस है उसके साथ ये एक कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होगा तो हम क्या करते हैं। तो इसके लिए जो कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाई में, उस कांस्टेंट को क्या करो, इंटीग्रल से बाहर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी का जो फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे एग्जांपल से देखो, एग्जांपल अगर मैं ले लूँ इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, और ये dx के रिस्पेक्ट में हमें करना है। तो 4 कांस्टेंट है तो 4 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और बाकी का ये जो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो करते हैं अब इसको। तो देखो ये 4 है तो 4, और एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर का यानी एक्स के पावर n का इंटीग्रल क्या होता था, एक्स का पावर n, ये जो भी मैंने बताया था इंटीग्रल ऑफ एक्स का पावर n dx, तो ये क्या होता था, एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, यही होता था। तो फाइनल ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसका निकाल लो, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई में रखना है एंड प्लस का सी ले लेंगे। तो फाइनल ये क्या मिल जाएगा हमें, 4 इंटू एक्स का ये क्या हो जाएगा, क्यूब अपॉन 2 प्लस 1 3, ये हो गया। आप प्लस का सी कर लो, प्लस का सी आंसर। ठीक है, ऐसी दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ में भी, और कई बार ना आपको ऐसा भी मिल जाएगा, जैसे कि ये देखो इंटीग्रल एंड माइनस एक्स क्यूब, ये मिल गया dx। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो माइनस है, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 इंटू एक्स क्यूब। तो बस माइनस के 1 को क्या करो आप बाहर कर लोगे, माइनस का 1 बाहर इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब dx। ठीक है, और फिर इसका निकाल लो आप। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1 इंटू इसका हो जाएगा एक्स का पावर 4 अपॉन 4, यानी माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ये है कि अगर इंटीग्रल में एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स, यानी दो फंक्शन का सम है या फिर डिफरेंस हो, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे। यानी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड फिर प्लस और माइनस होगा, जो भी होगा वो ले लेंगे। अगेन इंटीग्रल, और दूसरा क्या है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसे देखते हैं इंटीग्रल एग्जाम्पल से 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसका हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, दोनों को अलग अलग कर देंगे, 2x स्क्वायर डी एक्स, इसको एक साथ, प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रल, अब क्या करेंगे साइन एक्स है तो साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से ये 2 कांस्टेंट है, तो अभी भी बताया था पहली प्रॉपर्टीज़ की जो कांस्टेंट हो उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये बाहर आ जाएगा, इनटू यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रल, माइनस कॉस एक्स, तो लिख लो आप माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब फाइनल यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब अपॉन 3। एक्स क्यूब क्यों होगा, क्योंकि एक्स टू द पावर n है, तो फिर से हम ये वाली जो आइडेंटिटी है इंटीग्रल के फॉर्म में वो लगा लेंगे, एंड प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है, हो गया ये हमारा। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2x क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा 3 माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, आंसर। ठीक है, ये इंटीग्रल आ गया। तो अब तीसरी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो, यानी इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स का, वो क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स आ रहा है।
तो प्लस का सी तो हम वैसे भी लेते हैं। तब अगर हमें इसी वाले में एफ एक्स की जगह अगर ये आ जाए ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह हमें क्या मिल जाए यहाँ पे एक्स प्लस बी मिल जाए, ठीक है, लीनियर इन एक्स, यानी लीनियर इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन मिल जाए, तब हमें क्या करना होगा, जो जी ऑफ एक्स था तो जी ऑफ एक्स में भी तो वही चीज़ ले लेना है हमें ए एक्स प्लस बी, बट उसको हमें डिवाइड करना होगा किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा यहाँ, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं ले लूँ यहीं पे कि इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx, इसका क्या होगा, तो देखो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, सब कुछ वही होगा, साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, बट एक्स की जगह पे क्या है 2x प्लस 3, तो अब क्या लिखोगे 2x प्लस 3, क्लियर है। देखो यहाँ पे जो ax प्लस बी था तो x प्लस बी आ गया, और उसको हमें डिवाइड करना है किससे, कोफिशिएंट ऑफ x से, तो यहाँ पे अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, एंड प्लस का क्या लेना होगा, यहाँ c भी लेना होगा, ये तो आपको पता है। एक दो एग्जाम्पल जैसे और लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ cos 2 माइनस 3x dx, क्लियर है। तो देखो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, तो आप sin लिखो, बट x की जगह क्या है यहाँ 2 माइनस 3x, तो 2 माइनस 3x लोगे, और डिवाइड हमें किससे करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x से, तो x की जगह क्या है ये माइनस का 3, तो माइनस का 3 एंड प्लस c, क्लियर है। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे एक फंक्शन है f ऑफ x, dx, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमें एक फंक्शन है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और उसी फंक्शन को फिर से हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी एक फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट भी करें और वापस इंटीग्रेट भी करें तो वही फंक्शन आ जाता है, f ऑफ x ही आ जाएगा, ये जो f ऑफ x है यही आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि सबसे पहले हमें करना डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड ये फिर dx, ठीक है। तो फाइनल देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, पहले इसका हमें निकालना, इंटीग्रल है तो इंटीग्रल डी अपॉन डी एक्स किसका निकालना हमें, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब वापस dx है तो ये dx, अब 2x का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल, तो 2 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा ये बाहर, एंड x dx, तो ये फाइनल हो गया 2, और x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा ये x है 1 + 1 यानी 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर ही आ गया, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना कि किसी फंक्शन को उसी टाइम एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाए और एक बार इंटीग्रेट किया जाएगा तो वही फंक्शन आ जाएगा, क्लियर है। इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं फिफ्थ में कि डी अपॉन डी एक्स एंड फिर इंटीग्रल, और थोड़ा सा मैं नीचे लिख लूँ इसको, डी अपॉन डी एक्स एंड फिर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये भी क्या आ जाएगा, वापस एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस फंक्शन को हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद वापस फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं, तो वही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको भी एक बार चेक करना, और 2-3 प्रॉपर्टीज़ और है वो भी देख लेते हैं फटाफट, फिर कंप्लीट हो जाएंगी हमारी एक्सरसाइज, तब हम लगाएंगे NCERT के क्वेश्चंस, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे देखो अगर मैं कौन सा हो गया ये 4th 5th, तो इंटीग्रल, और यहाँ पे अगर मैं निकाल लूँ एफ डैश एक्स का इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स आपको पता है जब हम किसी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसी को क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे ये सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही मिल जाएगा, क्लियर है। एंड फिर 6 में अगर ये जैसे एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो
तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स सिंगल मिल जाएगा, एक बार में एक हटेगा, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा। एंड यहाँ भी प्लस का सी।